आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। लॉकडाउन के कारण मैं भी फंस गया था। इस कारण से अभी जो कुछ दिन कक्षाएं गैप हुई उसके लिए सॉरी। देखिए, आज हम लोग चूंकि भारत के भौतिक भूगोल को हम लोग देख रहे थे और उसमें हम लोगों ने पर्वतीय क्षेत्र और प्रायद्वीपीय भारत को देखा था। आज हम उसके तीसरे भाग उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है वास्तव में वह भारत के प्रायद्वीपीय पठार जो प्रायद्वीपीय भारत है उसके उत्तर में और जो हिमालय का भाग था उसके दक्षिण में स्थित है। वास्तव में देखें, जो हिमालय था उसका जो शिवालिक वाला भाग था उसी के जो दक्षिण में ये स्थित है। हमको ज्ञात है कि शिवालिक के बाद शिवालिक एक तरह से वाह्य हिमालय का भाग है और इसके बाद हमने देखा था कि शिवालिक के बाद HF का विस्तार था और उसके बाद ही उत्तर भारत के विशाल मैदान का विस्तार है। जिन दोस्तों ने इसके पीछे वाली वीडियो को नहीं देखा है प्लीज उसको देख लें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी जो है आप लोग को रेगुलर क्लास मिलेंगी, ठीक है। चलिए तो हम देखते हैं उत्तर भारत के विशाल मैदान को। देखिए, जहां तक उत्तर भारत के विशाल मैदान की बात है तो इसका विस्तार अगर हम देखें तो वास्तव में यह सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य इन पूरे क्षेत्रों में फैला हुआ है। हम जानते हैं कि सिंधु नदी के दक्षिण में कई नदियां हैं और जब दो नदियां मिलती हैं और जो दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है वह बहुत उपजाऊ होता है। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं और हम जानते हैं कि यह बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र होता है। और इसका जो प्रमाण है अगर हम देखें तो प्राचीन काल से दिखता है। हम जानते हैं कि यही वो क्षेत्र होता है जहां पर सभ्यताएं फली फूली। विश्व की जितनी भी सभ्यताएं हैं लगभग वो सभी मैदानी क्षेत्रों में ही विकसित हुई। चाहे वो मिस्र की सभ्यता रही हो, चाहे वो भारत की सिंधु नदी घाटी की सभ्यता रही हो, मेसोपोटामिया की सभ्यता रही हो, ये सारे मैदानी क्षेत्रों में ही विकसित हुई। तो अब हम बात करते हैं मैदानी क्षेत्र की। तो अगर मैदानी क्षेत्र की बात करें तो यह सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन जो है हमारा, देखिए यहां से पूरा यहां तक ये फैला हुआ है, ठीक है। इसका विस्तार अगर देखें लगभग इसका क्षेत्रफल वो तो लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। 7 लाख वर्ग किलोमीटर ये उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम इस क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर हम देखें तो पूरब से पश्चिम में इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है, जबकि उत्तर से दक्षिण में देखा जाए तो इसका विस्तार जो है पूरब से जाते हुए पश्चिम की ओर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। पूरब में मात्र कभी कहीं असम के क्षेत्रों में ये 80 से 90 किलोमीटर है, तो यहीं जाके मध्य भारत के अगर देखें तो उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की तरफ क्षेत्रों में इसका विस्तार लगभग 260 किलोमीटर तक है, ठीक है। आगे इसका विस्तार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। हालांकि कुछ ऐसे पर्वतीय क्षेत्र है जैसे अरावली है, ये एक तरह से नदियों के चूंकि जल विभाजक का कार्य करता है, तो ये जो अरावली क्षेत्र है इसके पूरब और पश्चिम में मैदानी क्षेत्र का विस्तार है। तो हम बात करते हैं पहले सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन के लिए। देखिएगा जरा सा, ये जो नदियां हैं आप जानते हैं सिंधु नदी इधर अपवाहित होती हैं और गंगा नदी इधर अपवाहित होती है। गंगा नदी का अपवाहित क्षेत्र ये है और ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाहित जो होने वाला क्षेत्र ये है, ठीक है। अब देखिए बात यह है कि अगर हम देखें तो यहीं पे शिवालिक पर्वत देखिए जो रेड कलर से हमने बनाया हुआ है बाहर की ओर, ये शिवालिक पर्वत है और शिवालिक पर्वत के क्षेत्र से
कई नदियां भी निकलती हैं। ये नदियां यहां पे रखिएगा, कई नदियां निकलेंगी इधर से, इन क्षेत्रों से, और वो मैदानी क्षेत्रों में आती हैं। ठीक है, तो इसके दक्षिण के क्षेत्रों की हम बात करेंगे। शिवालिक क्षेत्र, जो शिवालिक था, जो शिवालिक पर्वत क्षेत्र है, मान लेते हैं ये शिवालिक वाला क्षेत्र है, तो इसके दक्षिण में हम देखेंगे, बात करेंगे। तो देखिए इधर एक क्षेत्र होता है, अगर विशाल मैदान को देखें तो इसको हम 4 भागों में बांटेंगे। पहला भाग इसका होगा, वो होता है भाबर प्रदेश। भाबर प्रदेश, भाबर प्रदेश क्या होता है इसको हम आपको अच्छे से बताएंगे। ठीक है, जरा देखिएगा ध्यान से। देखिए जो भाबर क्षेत्र होता है, वास्तव में यह एक सकरी पट्टी के रूप में भारत में देखा गया है। अगर हम देखें तो भाबर प्रदेश जो है ये 8 से 15 किलोमीटर चौड़ा संकरी पट्टी है। ठीक है, देखिएगा लगभग ये क्षेत्र जो है, ये वाला क्षेत्र, ये लगभग 8 से 15 किलोमीटर चौड़ा, काफी लंबे में विस्तृत है। ठीक है, शिवालिक के गिरिपाद प्रदेशों में, गिरिपाद से मतलब होता है जो शिवालिक के पर्वत हैं उनके जो गिरिपाद मतलब नीचे वाला जो क्षेत्र होता है उसके, उन क्षेत्रों में विकसित है। ठीक है, कुछ इस तरह से जैसे कहा जाए, ऐसे क्षेत्रों में। ठीक है, ये गिरिपाद होते हैं। ठीक है, तो शिवालिक के गिरिपाद प्रदेशों में इनका विस्तार होता है। देखिए होता क्या है, जरा सा देखिएगा ध्यान से। मान लेते हैं ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं और खासकर मान लेते हैं शिवालिक है। देखिए यहां से कई नदियां निकलती हैं, देखिए ध्यान से। अगर हम देखें तो यहां से नदियां निकल रही हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, जब ये नदियां निकलेंगी तो अपने साथ ये नदियां कई तरह के कंकड़ पत्थर लेकर आएंगी। ठीक है, समझिएगा, कंकड़ पत्थर। समझिएगा, तो हम जानते हैं कि जो ये क्षेत्र शिवालिक वाला क्षेत्र है, यहां से कई नदियां निकलती है, ढेर सारी नदियां हैं। तो ये अपने साथ अगर ढेर सारे पर्वत कंकड़ पत्थर को लेकर आती हैं, तो प्रारंभ में चूंकि पत्थर के आकार इधर जो पाए जाते हैं वो बड़े होते हैं, तो वो जो होते हैं शुरुआत में छोड़ते चले जाती हैं, आती थोड़ी दूर लेकर आती हैं और इन क्षेत्रों में लाकर छोड़ देती हैं। देखिएगा इस तरह से। तो कंकड़ पत्थर का जमाव इन क्षेत्रों में अधिक हो जाता है। इस कारण से देखिएगा कंकड़ पत्थर, बजरी मतलब ये है, बजरी कहने का तात्पर्य है जो कंकड़ पत्थर के छोटे छोटे आकार होते हैं वो बजरी कहलाते हैं। ठीक है, तो नदियों द्वारा जो लाया जाता है कंकड़ पत्थर, वो इन क्षेत्रों में जमा कर दिया जाता है, मतलब जमा हो जाता है। अब इससे कारण क्या होता है, जो छोटी छोटी नदियां होती हैं उनका जल यहां पे दिखाई ही नहीं देता, वो कंकड़ पत्थरों में ढक सा जाता है। समझिएगा, ढक सा जाता है। तो इस कारण से कहा जाता है इन क्षेत्रों में नदियां जो होती हैं वो विलुप्त हो जाती हैं, सिर्फ जो बड़ी नदियां होती हैं वही दिखाई देती हैं, सामान्यतः छोटी नदियां यहां पर विलुप्त हो जाती हैं। यह क्षेत्र कृषि के लिए अनुपयोगी होता है, यह क्षेत्र कृषि के लिए अनुपयोगी होता है। ध्यान से देखिएगा, इस क्षेत्रों में नदियां जो है क्या होती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से। अब ऐसे जो कंकड़ पत्थर बजरी है वो इस क्षेत्र में लाया जाता है और इस कारण से यह क्या होता है, विलुप्त हो जाता है यहाँ पे नदियां। इन क्षेत्रों की अगर हम बात करें और थोड़ा सा देखें तो यह जो क्षेत्र होता है वास्तव में यहां जो वनस्पतियां थोड़ा बहुत मिलती हैं, ज्यादा नहीं वनस्पतियां होती, कुछ वनस्पतियां होती हैं और ये वनस्पतियां ऐसी होती हैं जो कि झाड़ी नुमा होती हैं। ठीक है, झाड़ी। और यहां पर समझिएगा ये क्षेत्र ऐसा होता है जहां पर कृषि नहीं की जाती, यहां पे अक्सर जो है पशुपालन किया जाता है। इन क्षेत्रों में, भाबर प्रदेशों में सिर्फ और सिर्फ पशुपालन किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम तराई प्रदेश को। देखिए वास्तव में जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है वो भारत में देखिएगा तो इस तरह से फैला हुआ है।
यहाँ जो पश्चिम की ओर है उसे कहते हैं राजस्थान का मैदान। इसके ऊपर ये जो पंजाब हरियाणा वाला क्षेत्र है इसे सतलज यमुना मैदान कहते हैं। और इधर मध्य में पूरा गंगा का मैदान है। अभी हम आगे देखेंगे गंगा के मैदान को 3 भागों में बांट दिया जाता है, ठीक है। और सबसे पूर्व में ब्रह्मपुत्र का मैदान है, ठीक है। तो अभी हम देखिए इस ओर नहीं चलेंगे बल्कि देखते हैं भाबर प्रदेश। अभी हमने देखा, अब हम देखेंगे तराई प्रदेश। देखिए भाबर प्रदेश के बाद जो क्षेत्र होता है वास्तव में वह क्षेत्र कहलाता है तराई प्रदेश, ठीक है। भाबर के बाद जो क्षेत्र होता है, जैसे मान लेते हैं सपोज दैट ये भाबर वाला प्रदेश वाला क्षेत्र है, तो इसके बाद जो क्षेत्र पाया जाता है वो है तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो यहां पे तापमान थोड़ा सा ज्यादा होता है, यहां पे वर्षा भी ज्यादा होती है। तराई क्षेत्र में तापमान ज्यादा होता है, यह उष्ण क्षेत्र होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं इस तरह से इसे। और यहां पर वर्षा अधिक होती है, तापमान भी अधिक होता है, वर्षा भी अधिक होती है। तो भाबर के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर जो चौड़ी पट्टी पाई जाती है वही पट्टी कहलाता है तराई क्षेत्र, ठीक है। देखिए ये एक क्षेत्र होता है जो कि समतल क्षेत्र होता है। कैसा क्षेत्र होता है? समतल क्षेत्र होता है। समतल क्षेत्र जब होता है तो चूंकि नदियां यहां पे अब जब आती हैं, देखिए ध्यान से, अभी हमने देखा था कि इन क्षेत्रों में नदियां इस तरह से आ रही थी, यहाँ पे आपने देखा था कंकड़ पत्थर ज्यादा जमा कर रही थी, अब इधर नदियां आ रही हैं, तो इन क्षेत्रों में नदियां दिखाई देंगी। अब चूंकि यहाँ कंकड़ पत्थर कम हो जाएंगे, नदियां प्रारंभ में जो कंकड़ पत्थर लेकर आ रही थी वो यहीं पे छोड़ देंगी, अब यहाँ पे नदियां दिखाई देने लगती है। ध्यान दीजिएगा, चूंकि यह क्षेत्र कैसा क्षेत्र है? समतल मैदान है। ध्यान दीजिएगा, यह क्षेत्र समतल मैदान है, इस कारण से अब नदियों का पानी जब यहाँ आएगा तो समतल होने का जो नदी का पानी होता है वो दूर तक फैल जाएगा। समझिएगा, दूर तक फैल जाएगा। समतल है तो बहाव भी ज्यादा नहीं हो पाएगा। ध्यान दीजिएगा, ज्यादा इन क्षेत्रों में बहाव भी नहीं होगा, इस कारण से क्या होगा, यह क्षेत्र कैसा यहाँ पे बन जाएगा क्षेत्र, यहाँ पर दलदली क्षेत्र का निर्माण हो जाएगा। दलदली क्षेत्र, जो कि दलदली क्षेत्र होता है चूंकि यहाँ पे तापमान अधिक है, वर्षा अधिक है और दलदली क्षेत्र का निर्माण हो जा रहा है, तापमान वर्षा है, यहाँ पे जो पेड़ पौधे थोड़ा पाए जाएंगे वो बड़े बड़े होंगे। ध्यान दीजिएगा, वो आकार में क्या होंगे? लंबे होंगे, बड़े होंगे, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे इन क्षेत्रों में जो दलदली क्षेत्र होता है पानी फैल जाता है, माना जाता है कि ये स्वास्थ्य के लिए, ऐसी जलवायु जो यहाँ पाई जाती है दलदली क्षेत्रों में वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे मच्छरों का अधिक प्रकोप होता है। जो मच्छर होते हैं, मच्छरों का जो प्रकोप है ये ज्यादा होता है। यहाँ पे मलेरिया की समस्या, जो बीमारी है मलेरिया की, यह अधिक होने की संभावना रहती है यहाँ पे इन क्षेत्रों में, क्योंकि मच्छरों का प्रकोप अधिक होता है, इस कारण से, ठीक है। वर्षा भी अधिक है, तापमान अधिक है, जलवायु इधर उष्ण है, कुछ आर्द्र और उष्ण दोनों होती है यहाँ की जलवायु, ठीक है। तो मच्छरों का प्रकोप अधिक होने से यहाँ पे मलेरिया की प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां हो जाती हैं। डेंगू भी काफी यहाँ पे इन क्षेत्रों में पाया जाता है। खासकर ये प्रदेश, तराई प्रदेश, वास्तव में सबसे अधिक विस्तृत है। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में इसका ज्यादा रूप दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश में वो भी इस तरफ क्षेत्रों में, ठीक है, इन तरह क्षेत्रों में जैसे बिजनौर हो गया, पीलीभीत हो गई, महाराजगंज, यहाँ कुछ क्षेत्रों में, ठीक है, बहराइच, इन क्षेत्रों में यहाँ पे ज्यादा ऐसा दिखा जाता है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो यह जो तराई प्रदेश है इसका विकास हो रहा है, इन क्षेत्रों में विकास तेजी से हो रहा है। लोग इन क्षेत्रों में वर्तमान में कृषि करने की कोशिश कर रहे हैं। गेहूं, चावल आदि खेती यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। देख लेते हैं जरा सा
कौन कौन सी खेती होती है यहाँ पे किस चीज की? तो गेहूं हो गया, गन्ना हो गया, चावल, यहाँ पे चावल की भी खेती की जाती है, ठीक है। जूट भी कह सकते हैं, क्योंकि दलदली क्षेत्र है, अभी इस क्षेत्र का विकास हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे मैदानी क्षेत्रों में कांप प्रदेश की। कांप प्रदेश, ध्यान दीजिएगा, ऐसा प्रदेश जो बाढ़ से निर्मित होता है। ध्यान दीजिएगा, बाढ़ आ गई किसी जगह पे, और चूंकि बाढ़ अपने साथ कई तत्वों को लेकर आती है, और हमेशा जब वो जाती है तो उसको छोड़ के चली जाती है। वह क्षेत्र जहां बाढ़ आ जाती है, वास्तव में वह क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ हो जाता है। कछार जो होता है हमारे यहाँ, जिसे कछार कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, वह क्षेत्र जो है बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र होता है, ठीक है। हालांकि वहां बार बार बाढ़ आती है, ठीक है। तो अब हम उसी बात करते हैं जहां बार बार बाढ़ आए और जहां कभी कभार बाढ़ आए, अब हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। देखिएगा, तो जो कांप प्रदेश होता है, तो ऐसा क्षेत्र जो बाढ़ से निर्मित होता है, उसे कहते हैं कांप प्रदेश। कांप प्रदेश को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक को कहते हैं बांगर, दूसरा कहते हैं खादर, ठीक है। पहला है बांगर मैदान और दूसरा हो सकता है खादर मैदान। तो बांगर मैदान की बात करेंगे। देखिएगा, हम इन्हीं क्षेत्रों के उत्तर भारत के विशाल मैदान की ही बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसी क्षेत्र में हैं हम लोग अभी। चूंकि उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, वास्तव में यह विस्तृत है, इसका अध्ययन भी हम लोग विस्तृत तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। तो जो बांगर मैदान होता है वो क्या होता है, जरा देखिएगा। बांगर मैदान उसे कहते हैं जहां बाढ़ का पानी बार बार नहीं आता है, जहां बार बार बाढ़ नहीं आती है, वो क्षेत्र होता है बांगर मैदान, ठीक है। यह मैदान जो होती है, यह जो मैदान क्षेत्र का जो मृदा होती है, वास्तव में वह परिपक्व मृदा होती है। वह क्षेत्र, वो जो होती है मिट्टी, वो परिपक्व हो जाती है, ठीक है। चूंकि हम जानते हैं मृदा के निर्माण के लिए समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, समय, ध्यान दीजिएगा। हालांकि मृदा के निर्माण में कई कारक जिम्मेवार हैं, लेकिन उसमें समय भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो ये पुरानी जो है कांप होती है, वास्तव में यह पुरानी कांप होती है, इसलिए क्या हो जाती है, परिपक्व हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, कैसी कांप होती है, पुरानी कांप। जैसे कि यहाँ पे बार बार बाढ़ नहीं आता, एक बार आ गया, कई सालों यहां बाढ़ नहीं आएगी, ठीक है, समझिएगा। तो ऐसी मृदा जो होती है वो होती है परिपक्व मृदा, ठीक है। यहां बार बार बाढ़ का पानी नहीं आता है। इसका, चूंकि इसका प्रयोग, इस मृदा का प्रयोग काफी समय से होता रहता है, इस कारण से धीरे धीरे इस मृदा में उर्वरता कम हो जाती है। इस मैदानी क्षेत्र में जो पुरानी कांप होती है, वहां पे उर्वरता जो होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। मुख्यतः यह क्षेत्र जो ऐसा होता है, समतल भूमि क्षेत्र होता है, इसका भूमि जो है समतल होती है, इस कारण से यहाँ की जो जल निकासी की व्यवस्था होती है वो बहुत अच्छी नहीं रहती है, ठीक है। जल निकासी की व्यवस्था अच्छी यहाँ पे नहीं रहती है। ध्यान दीजिएगा, नहरों द्वारा अक्सर यहाँ पे सिंचाई होती है, यहाँ सिंचाई नहरों द्वारा होती है, ठीक है। और जिन क्षेत्रों में नहरों द्वारा बार बार सिंचाई होती है, बार बार पानी वहां पे लग जाता है, जमा हो जाता है, उस क्षेत्रों में जो मृदा बनती है वो मृदा होती है, कहलाती है रेह या कल्लर। कारण क्या होता है, बार बार सिंचाई करने से, बार बार पानी के जमाव से मृदा पर सफेद रंग की एक परत सी जम जाती है, वही कहलाता है रेह या कल्लर। ध्यान दीजिएगा, बार बार सिंचाई वाले क्षेत्रों में जहां पानी का जमाव होता है, वास्तव में वह मृदा बहुत ही कमजोर हो जाती है, ठीक है, समझिएगा। ये किससे सिंचाई हो रही है, नहरों द्वारा हो रही है। ध्यान दीजिएगा, बाढ़ का पानी यहां नहीं आ रहा है, नहरों द्वारा पानी जमा होने से, ठीक है। तो जो मृदा बनती है, चूंकि वहां पे सफेद परत जम जाती है, इसलिए उन क्षेत्रों को कहा जाता है रेह या कल्लर। और वास्तव में यह रेह या कल्लर जो है अधिकतर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। जो पुरानी कांप होती है उसमें चूना की अधिकता होती है, ठीक है। चूना की अधिकता है, इसलिए उर्वरता क्या है, कम है। नाइट्रोजन कम है, उर्वरता इसका अर्थ क्या है, कम। पोटास भी कम है, ठीक है, समझिएगा।
तो बांगर वाले क्षेत्र, जो बांगर क्षेत्र मैदान होता है, यहां पे बार बार बाढ़ का पानी नहीं आता है। इसको आपको ध्यान में रखना होगा। दूसरा होता है खादर मैदान। देखिए खादर मैदान क्या होता है, देख खादर में देखिए जरा सा इस चित्र से देखिएगा, ये नदी है। अब ये नदी में जहां देखिए बाढ़ का पानी आ गया वो कहलाता है खादर, और जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचा वो कहलाता है बांगर। ठीक है, समझिएगा, ये चित्र बनाए हैं, इस चित्र से काफी कुछ आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्षेत्र जहां बार बार पानी आता है, बाढ़ का पानी आ जाए, प्रत्येक वर्ष बाढ़ का पानी आ जाए, वो मैदान कहलाता है खादर मैदान। ठीक है, नदी के बाढ़ से क्या होता है, क्षेत्र प्रभावित होता है। ये देखिए, ठीक है, नदी का बाढ़ यहां आ रहा है ना, बाढ़ देखिए यहां पे आ रहा है, तो यह क्षेत्र नदी के बाढ़ से प्रभावित है। ठीक है, यहां पे बार बार नदी, जहां मैंने बताया आपको, यह क्षेत्र जो है, नदी जो है, चूंकि बाढ़ जब आती है तो नदी अपने साथ कई तरह के अवसाद लेकर आती है, और जब बाढ़ कम हो जाती है तो अवसाद को वहीं पे छोड़ देती है, और इससे मृदा को क्या मिल जाती है, उर्वरता मिल जाती है। समझिएगा, मृदा यहां अधिक जो है लाभदायक हो जाती है, वहां की उर्वरता अधिक हो जाती है। ठीक है, ऐसी मृदा में जल धारण करने की क्षमता जो होती है अधिक होती है। अक्सर यह मृदा जो है बलुई मिट्टी टाइप की हो जाती है। ठीक है, इन क्षेत्रों में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है, ध्यान दीजिएगा। एक बात और होती है कि इन क्षेत्रों में पानी बार बार तो बाढ़ आता है, लेकिन कभी कभी कुछ क्षेत्र वहां पे होते हैं जो एक तरह से टीले बन जाते हैं, वहां पे टीले, समझिएगा, 10 से 12 फीट के टीले, ऊंचे टीले हो जाते हैं। ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पे मृदा की ऊपरी परत जो होती है, वास्तव में कमजोर जो होती परत होती है ऊपर की मृदा की, वो बाढ़ के पानी से बह जाती है, और अंत में वहां बसता क्या है, वहां बसता है ककरेली मिट्टी। ऐसी ककरेली मिट्टी को कहा जाता है भूड़। ठीक है, भूड़। तो भूड़ अक्सर जो है खादर वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, तो बांगर और खादर को जरा सा ध्यान समझिएगा। इस चित्र को अगर आप समझ गए, ठीक है, देखिए, तो आपको बांगर और खादर भूलेगा नहीं। खादर को याद करने का एक तरीका मैं बताऊं छोटा सा। तो खादर जो होता है वास्तव में क ख दूसरा अक्षर है 2, तो कब मतलब यहां क्या है, 2 आ रहा है, पहले नंबर नहीं, मतलब बाढ़ एक से अधिक 2 बार, यानी कि वर्ष भर यहां पे बाढ़ आती है। समझिएगा, यहां बार बार बाढ़ आ जाती है, समझिए, एक से अधिक बार। यहां क्या है, बांगर है, कभी कभार एक बार आई है, बार बार नहीं आती। ठीक है, ये दूसरा है, मतलब 2 नंबर पे, यानी 2 बार बाढ़ आ रही कम से कम, तो बार बार बाढ़ आ रही है, खादर है। एक बार बाढ़ आई, बांगर। ध्यान दीजिएगा। तो ये था आपका कांप प्रदेश की मृदा।